Hey, hello everyone. My name is शालू सिंह. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे. तो आज शिक्षण विधि में हम उनके उद्देश्य, सिद्धांत, व्याकरण से रिलेटेड व्याकरण शिक्षण की विधि, ये सब आज हम जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. भाषा शिक्षण के सिद्धांत, उनके प्रिंसिपल क्या क्या है. जैसे रुचि और प्रेरणा का सिद्धांत हो गया. अब जो भी टीचर शिक्षा दे वो बच्चों के रुचि के हिसाब से या उसकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अब 1 क्लास का बच्चा है, हम 5th क्लास का स्टडी उसे करा रहे हैं, उसे ज्ञान दे रहे हैं. नहीं तो वो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा. अगर 1 क्लास का बच्चा है तो उसे 1 क्लास के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाए तो उसकी रुचि उसमें बनी रहेगी. नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत. प्रत्येक बच्चे को, सभी बच्चे का सीखने की क्षमता या गति उसकी अलग अलग होती है. ठीक है, तो उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टडी कराना है, मतलब बच्चे को पढ़ाना है. टीचर्स को बच्चे के हिसाब से शिक्षा देनी है कि कौन सा बच्चा कितनी जल्दी सीख रहा है तो उसको उस हिसाब से दो. अगर कोई बच्चा धीरे सीख रहा है, जल्दी नहीं सीख पाता है, आप देखोगे सारे बच्चे अलग अलग होते हैं तो सबकी सोचने सीखने की क्षमता अलग अलग होती है. बहुत बच्चे आप देखोगे कि बहुत धीरे सीखते हैं, उनको जल्दी चीज़ें नहीं समझ पाते या सीख पाते, तो उनको थोड़ा टाइम दे के सिखाना पड़ेगा. नेक्स्ट है अभ्यास का सिद्धांत. भाषा सीखने के लिए हमेशा अभ्यास करना चाहिए. जैसे बातचीत करना चाहिए, उनको बात करने का अवसर देना चाहिए. बच्चों में आपस में ही बात कराइए जिससे उनको अभ्यास हो बात करने का, वो भाषा जल्दी सीख पाएँ. मातृभाषा का सिद्धांत. जो बच्चे का स्टार्टिंग होता है उसमें मातृभाषा सीखने का सीखने में सबसे सहायता होती है, जैसे सहायक होती है. जैसे कि छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो वो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो जल्दी सीख पाते. उस लैंग्वेज में अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं. नेक्स्ट है सक्रियता का सिद्धांत. अब बच्चे को जब भी शिक्षा दिया जाता है तो उसमें सक्रिय भागीदारी का अवसर उनको देना चाहिए कि वो भी उसमें इन्वॉल्व हो. जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो उसमें वो इन्वॉल्व हो के, जैसे टीचर्स से पूछते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रहा है, अगर कोई चीज़ हम समझा रहे हों उनको तो वो उसमें भागीदारी हो. ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसका दिमाग कहीं और है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे. नहीं, हमको सब पे ध्यान देना है, सबको सक्रिय रूप से भागीदारी बनानी है. तो ये हो गया सिद्धांत इनके. नेक्स्ट है भाषा में सुनने और बोलने की भूमिका क्या क्या है. सुनना जो होता है वो भाषा सीखने का पहला कौशल है. ठीक है, इसको पहला कौशल बोलते हैं भाषा सीखने का. पहला कौशल होता है. इसमें बच्चा अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ भाषा सुन के ही भाषा को प्रारंभ से सीखना स्टार्ट कर देते हैं. पहला क्या है इसमें देखो, शब्दावली का विकास. बच्चे नई शब्द सुनकर उनका अर्थ समझने लगते हैं. आप देखो, जैसे मेरी बेटी है, मैं जो जो बोलूँगी वो जो जो नया नया वर्ड सीखेगी उसके बाद उसके मीनिंग्स निकालना स्टार्ट करेगी. अच्छा, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करना है. तो बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को, शब्दावली का विकास करने लगता है. नेक्स्ट है उच्चारण सीखना. सही ध्वनि और लहजे का ज्ञान प्राप्त करना. अब बच्चे को अगर पानी पीना है तभी वो बोलेगा कि मम्मा मुझे पानी दे दो, तो उसको ये पता है कि सही उच्चारण कहाँ करना है, सही ध्वनि कहाँ निकालना है. अगर अब बच्चे को भूख लगी है और बोले कि मम्मा मुझे पानी पीना है, तो ये उसको अभी उसकी समझ विकसित नहीं होगी. ठीक है, तो उसको सही ध्वनि और सही लहजे का ज्ञान होना, प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है के बनाने के तरीक़ों को समझते हैं. व्याकरण का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. जब हम किसी सेंटेंस को सही तरीके से यूज़ करें, जैसे मैं खाना खाती हूँ,
ये क्या हो गया, ये आपका सही तरीका हो गया। मैं खाना खाते हैं, ये क्या हो गया आपका, ये आपका सही सेंटेंस बना ही नहीं है। मेरी बेटी बोले मम्मा मुझे पानी दे दो, ये आपका सेंटेंस सही है। अब मम्मा मुझे खाना पीना है, तो ये आपका सही व्याकरण सेंटेंस नहीं बना। नेक्स्ट है ध्यान और एकाग्रता का विकास। सुनने की क्षमता से समझने की शक्ति बढ़ती है, ये भी सही है। जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तभी उसकी समझ बढ़ती है। अगर हम कोई चीज़ सुनी नहीं, अगर जैसे कोई भी वर्ड्स हम नहीं सुने रहते तो हमको उसकी समझ ही नहीं होती, उसकी ज्ञान ही नहीं होती है। जो जो चीज़ें हम सुनते हैं उसी की ज्ञान होते हैं, उसकी समझ हमें विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक संप्रेषण कौशल का विकास। दूसरों की बातों को समझ के उचित प्रक्रिया देना सीखते हैं। अब आस पड़ोस में हम जाते हैं और हम जो जो बातें सीखते हैं, जो जो चीज़ें सुनते हैं, उसका हम वहाँ पे सही, जैसे कोई, अब आप देख लो, आप अपने फ्रेंडों में बात कर रहे हो, ठीक है, उनकी बात सुनते हो, आपको जहाँ पे सही गलत लगता है वहाँ पे आप अपने ओपिनियंस रखते हो। तो जो चीज़ें सुनते हैं उसकी समझ बढ़ती है, उसके अनुसार हम उसको आंसर देते हैं या उसको अपना ओपिनियन देते हैं। तो ये हो गया सामाजिक संप्रेषण कौशल का विकास हो गया। नेक्स्ट है आपका भाषीय वातावरण से जुड़ाव। परिवार, विद्यालय और समाज की भाषा को आत्मसात करते हैं। जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हम समाज में जा रहे हैं, हम विद्यालय में जा रहे हैं, वहाँ पे जो जो भाषा सीख रहे हैं या खुद के माँ बाप से जो भाषा सीख रहे हैं वो हमारा वातावरण से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो हमारी स्कूल की लैंग्वेज है, अब स्कूल भी जा रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, हमारा एक तरीके से परिवार हो गया वहाँ पे हमारे फ्रेंड हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, तो वो भी हमारे वातावरण से जुड़े हुए हैं। सेकेंड है हमारा बोलने की भूमिका। अब बोलना क्या है, बोलना भाषा अभिव्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। जैसे हम अपने विचार, व्यक्ति को अपने विचार, भावनाओं और अनुभवों का व्यक्त करते हैं। जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम ओपिनियन देते हैं, तो वो क्या हम अपने बोल कर उसको जो भी बोलना चाहते हैं वो बोल कर अभिव्यक्त करते हैं। तो पहला इसमें क्या है, विचार अभिव्यक्त करना। बच्चे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखते हैं। इसमें बोल कर अपनी चीज़ों को, अपने अनुभव को, अपने विचारों को बोल कर बताते हैं। नेक्स्ट है आत्मविश्वास का विकास करना। जैसे जैसे आप देखोगे समाज में आप बोलना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आपको ये समझ आएगा कि नहीं, हम भी समाज में बोल सकते हैं, हमारे ओपिनियन भी कोई सुन रहा है। नेक्स्ट है सामाजिक सहभागी। मित्रों, शिक्षकों और परिवार के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करना। आप देखो, जब हम किसी से बातें करते हैं तभी हमारी फ्रेंडशिप होती है, तभी हम समाज में लोगों को जानते हैं, किसी से मिलते हैं तभी हम लोगों को जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। बोलना हमारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे बहुत लोग को देखोगे बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है ना कि उनसे लोग ऐसे ही इम्प्रेस हो जाते हैं। तो बात करने से भी अपनी पहचान बढ़ती है। तो हमारे मित्र, शिक्षक और परिवार में जो भी संबंध, बोलने से हमारी संबंध मजबूत हो जाते हैं। नेक्स्ट है भाषा प्रयोग में दक्षता। सीखी हुई शब्दावली और व्याकरण का प्रयोग करना सीखते हैं। अब जो जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, जो जो चीज़ें हम सीखे रहते हैं, जो जो चीज़ें लोगों से, जो जो वर्ड्स लोगों से हम सुने रहते हैं, उसको हम सही व्याकरण के तरीके से, मतलब सही सेंटेंस में लोगों से हम उसको व्यक्त करते हैं, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं। बोल के चीज़ों को हम सीखी हुई शब्दावली, मतलब कि जो जो वर्ड्स हम नई नई चीज़ें सीखे रहते हैं वो अपनी लैंग्वेज में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं।
नेक्स्ट है रचनात्मक विकास। कहानी सुनकर, प्रश्न पूछकर और चर्चा करना सृजनात्मक सोच को बढ़ाती है। हम कोई स्टोरी सुन रहे हैं, हम टीचर्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या जहाँ जिससे भी हम बातें कर रहे हैं उससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चीज किसी भी स्टोरी के बारे में, किसी भी लोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो उससे हमारा रचनात्मक विकास बढ़ती है। नेक्स्ट है समस्या समाधान क्षमता। बातचीत के माध्यम से तर्क प्रस्तुत करना और समाधान खोजना सीखते हैं। वही हो गया कि हम मान लो क्लास में है, टीचर हमें समझा रहे हैं, हम उनसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लो कोई चीज़ टीचर मुझे बता रहा है और मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रहा है, तो जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बातचीत के माध्यम से हम अपनी समस्या को समाधान करते हैं। जब हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ टीचर मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो वो मुझे फिर से एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके माध्यम से हमारा एक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऊपर से बातचीत के माध्यम से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा भाषा में सुनने और बोलने की भूमिका हो गई। तो सुनने से भाषा की समझ विकसित होती है, और जबकि बोलने से भाषा की अभिव्यक्ति विकसित होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है भाषा का कार्य, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा का क्या क्या कार्य होता है, चलिए पहले वो जानते हैं। पहला हो गया आपका सूचना देना, किसी जानकारी या तथ्यों को बताने के लिए। जैसे हम किसी भी चीज़ों की सूचना देते हैं, जैसे बाहर बारिश हो रही है, तो मैं आके अपने घर में बताऊं कि बाहर बारिश हो रही है, तो वो क्या हो गया, हम अपनी जानकारी को बता रही हूँ। जैसे बाहर बारिश हो रहा है, तो हम लोगों को आके बता रहे हैं कि बारिश हो रही है बाहर, आज मौसम बहुत अच्छा है, तो बाहर मौसम बहुत अच्छा रहेगा, तो उसको हम अभिव्यक्त करेंगे, अपनी जानकारी को किसी को देना, इसको ही बोलते हैं सूचना देना। दूसरा होता है भावनाएं व्यक्त करना, अपनी भावनाएं, इच्छा या विचार व्यक्ति के लिए, मतलब जो भी हमारे, जैसे मुझे यह खिलौना पसंद है, तो इसमें क्या हो गया, मैं अपनी इच्छा बता रही हूँ, अपनी भावनाएं बता रही हूँ कि मुझे ये चीज़ पसंद है, तो इसको क्या बोलेंगे, भावनाएं व्यक्त करना। तीसरा क्या आ गया, अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना, किसी से सहायता या वस्तु मांगने के लिए ये यूज़ होता है। जैसे कृपया मुझे पानी दे दो। हम किसी होटल्स में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं, अगर हमें प्यास लगी है तो हम उनसे बहुत रिस्पेक्टली बोलेंगे कि आप मुझे प्यास लगी, आप मुझे पानी दे दो। तो इससे क्या हो गया, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। चौथा आपका हो गया सामाजिक संबंध बनाना, दूसरों से संबंध स्थापित करना या बातचीत करना। जैसे हम मान लो आप फर्स्ट बार स्कूल जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप स्कूल जा रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे जाते हैं, तो वो लोगों से बातें करेंगे। जैसे आप छोटे बच्चे वहाँ पे रहेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो उनकी क्या हो गई, दूसरों के साथ संबंध हो रहा है, आप उनका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है उनका। ठीक है, वो तो धीरे धीरे बातें, टीचर्स से बातें करेंगे तो उनकी सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ रही है। जैसे वो टीचर को बोलेंगे नमस्ते, आप कैसे हो, तो वो आपका क्या हो गया, सोशल संबंध बनाना हो गया। नेक्स्ट है कल्पना और रचनात्मक व्यक्त करना। इसमें क्या है, कहानी बनाना, खेल खेलना, कल्पना व्यक्त करना। आप देखोगे छोटे बच्चे या हम लोग भी जब छोटे थे, तो हम लोग अपनी एक कहानी बनाते थे। जैसे लड़कियों में है किचन सेट खेलना, और लड़के डॉक्टर खेलते थे। तो वो क्या हो गया, उनकी अपनी एक कहानी बनी, वो अपना एक गेम खेल रहे हैं। तो ये आपका, जैसे इसमें ही लिखा है, मैं राजा हूँ और यह मेरा महल है। तो जब हम सारे छोटे थे तो ऐसे गेम खेलते थे। जैसे लड़कियां हैं, मैं खाना बना रही हूँ, तुम खाना खाओगे, ठीक है। मैं कोई मम्मी बन जाता था, कोई पापा बन जाता था, कोई डॉक्टर बन जाता था, तो ऐसी स्टोरी। तो ये इसमें क्या हो गया, ये अपनी मतलब अपना कल्पना व्यक्त करना। अब हम समझेंगे कि शिक्षण में व्याकरण का क्या भूमिका है।
पहला हो गया आपका शुद्ध भाषा प्रयोग में सहायता। आप देखोगे कि व्याकरण सही भाषा बोलने और लिखने में सहायता करता है। जैसे जो भी भाषा को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाता है। व्याकरण सही वाक्य निर्माण करना सिखाता है। जैसे अशुद्ध आप देखोगे गलत सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता है, ये कोई सेंटेंस हुआ नहीं, और व्याकरण क्या कहता है, इसको सही करेक्ट करता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट है भाषा कौशल का विकसित करना। भाषा कौशल आपका 4 टाइप्स के हो गया, आप भी जानते हो। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। श्रवण, वाचन, पठन और लेखन इस भाषा कौशल को विकसित करता है। बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने में इसका कौशल विकसित करता है। नेक्स्ट है प्रभावित संप्रेषण में सहायता करना। इसमें क्या होता है कि विचारों को, जो भी हमारी विचार हैं, उसको स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सहायता करता है। ये क्या करता है, व्याकरण करता है। अपने विचारों को स्पष्ट प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। संचार को सरल और अर्थपूर्वक बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा की संरचना का ज्ञान। अब भाषा को सही ढंग से कैसे प्रयोग करें, जैसे उनके नियम को, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन सब को सही उपयोग कैसे करें, तो वो हमें व्याकरण समझाता है, व्याकरण सिखाता है। ठीक है। तो शब्द, वाक्य और उनके निर्माण के नियमों को समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट है रचनात्मक लेखन में सहायता। जैसे कहानी, निबंध, पत्र लिखने में ये व्याकरण हमारी हेल्प करती है। क्योंकि मान लो कि हमें पत्र लिखने का उतना नॉलेज नहीं है, तो व्याकरण के तरीके से हम स्कूल में चीज़ों को सीखते हैं, व्याकरण हमें सिखाता है। व्याकरण के नियम वगैरह जान के उसको सही तरीके से शुद्ध लैंग्वेज में लिखेंगे, तो वो हमें ये सब लिखने के लिए सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास में वृद्धि। सही भाषा प्रयोग से विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब हम कोई चीज़ सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, सही लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिना किसी हेजिटेशन से हम अपना विचार को, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो इसमें क्या हो गया कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाषा की त्रुटियों को कम कर सकता है ये। जो भी हमारे जो भी गलत वर्ड, गलत सेंटेंस पढ़ेंगे, उसको क्या होता है, व्याकरण कम कर देता है, उस सही सेंटेंस बनाना सिखा देता है। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। तो चलिए व्याकरण के उद्देश्य क्या क्या हैं वो जानते हैं। तो भाषा के शुद्ध और सही प्रयोग की क्षमता का विकास करता है। वही कि शुद्ध और सही सेंटेंस बनाना सिखा देता है, सही सेंटेंस यूज़ करना सिखा देता है। विद्यार्थियों को भाषा के नियम का ज्ञान कराना, व्याकरण के द्वारा हम सही नियम, सही जानकारी का ज्ञान प्राप्त कर देते हैं कि सही कहाँ पे संज्ञा, कहाँ पे सर्वनाम कैसे यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करना सिखा देता है व्याकरण। सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित कर देता है कि व्याकरण के द्वारा हम सही कहानियाँ, सही स्टोरी लिख सकेंगे, सही सेंटेंस पढ़ सकेंगे, लोगों के सामने सही सेंटेंस यूज़ करेंगे, बोलेंगे। तो ये क्या होता है, हमारा व्याकरण के द्वारा ही सारी चीज़ें सीखते हैं, सही करेक्ट सेंटेंस बोलते हैं। भाषा संबंधित अशुद्धियों और त्रुटियों को दूर हो जाता है। व्याकरण, अगर हमें व्याकरण के नियम पता है तो सही जो भी हम गलत सेंटेंस या गलत चीज़ें लिखते हैं उसमें हमारी उसको हम सही तरीके से लिखना सीख जाते हैं। अपने विचार को स्पष्ट, प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करने की योग्यता विकसित हो जाती है हमारे अंदर। नेक्स्ट है रचनात्मक लेखक को की क्षमता का विकास होना। वही कि हमारी
हमारा बौद्धिक कौशल विकसित हो जाता है, समस्या समाधान करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है शब्द भंडार में वृद्धि। नए नए शब्द हम सीखेंगे, उसमें हमारे नए नए वर्ड सीखेंगे, तो व्याकरण के द्वारा हम कई वर्ड्स की जानकारी हो जाती है हमें। भाषा के प्रति रुचि, सौंदर्य बोध एवं सराहना की भावना विकसित हो जाती है। तो जो भी हम लैंग्वेज सीखते हैं व्याकरण के द्वारा, तो उसमें हमको रुचि हो जाती है। अगर हम सही सेंटेंस यूज़ करेंगे और सामने से मुझे फीडबैक मिलेगा कि नहीं मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, तो ऑब्वियस उसमें मुझे रुचि हो जाएगा पढ़ने में, जानकारी प्राप्त करने में। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं संप्रेषण कौशल का विकास करना, ये भी क्या कर रही है। सही व्याकरण सीखने के बाद हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दैनिक जीवन में भाषा का प्रभावी एवं व्यवहारिक उपयोग करना, अपने रियल लाइफ में हमें डेली यूज़ में भाषा का जो भी उपयोग करते हैं तो वो सही व्याकरण के द्वारा करते हैं। सही सेंटेंस सीखने के बाद हम करते हैं, गलत। तो ये हो गया हमारा व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हो गया। अब नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण की विधि। व्याकरण को प्रभावी ढंग से पढ़ने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो पहला है आगमन विधि। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम सिखाया जाता है। पहले बच्चों को कई वाक्य दिया जाता है, उसके बाद उसके नियम बताए जाते हैं। ठीक है, इसको बाल केंद्रीय भी बोलते हैं, क्योंकि ये बच्चे के हिसाब से चीज़ों को सिखाया जाता है। ये गलत हो गया, इसको लिख देना। पहले उदाहरण देते हैं, फिर नियम सिखाते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चे को एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो बच्चा फिर स्वयं से क्रिया करना स्टार्ट कर देता है, स्वयं से अपने नियम बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें बच्चों में नियम सीखने की समझ विकसित हो जाती है। इसमें बच्चा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, तो इसमें पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं, उसके बाद नियम एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है निगमन विधि। इसमें बच्चे को सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण देते हैं। यह शिक्षक केंद्रीय होता है और इसे पारंपरिक विधि भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पहले टीचर इसको बच्चे को नियम बताता है। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद उसको एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे राम, दिल्ली, ये सब क्या है, उसके एग्जाम्पल है। तो इसमें पहले क्या बताते हैं, पहले उसके नियम बताते हैं, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण बताते हैं, और ये शिक्षक केंद्रीय होता है। इसमें समय की बचत होती है, और आगमन विधि में इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है। इसमें बच्चा निष्क्रिय रहता है, एक मिनट। निष्क्रिय रहता है, और इसमें बच्चा सक्रिय रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है समवाय विधि। इसको हम सहसंबंध विधि भी कहते हैं। सहसंबंध विधि। इसमें बच्चे को व्याकरण अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें बच्चे को कहानी के रूप में, जैसे गद्य, पद्य, कहानी, निबंध, ये सब जो भी है उसके साथ जोड़ के बच्चे को सिखाया जाता है। इसमें भाषा शिक्षण के साथ साथ व्याकरण के भी ज्ञान दिए जाते हैं।
इसे प्रभावी विधि भी माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मान लो टीचर कोई कहानी बता रहा है, ठीक है, तो उस कहानी में उस पर व्याकरण भी सिखाएंगे, जैसे संज्ञा सर्वनाम ये कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, तो उसकी भी पहचान बताते रहेंगे। तो इसमें व्याकरण को अलग से नहीं सिखाया जाता है, उसी कहानी के रूप में व्याकरण को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक बुद्धि। यह पुस्तक केंद्रीय विधि भी होता है। इसमें शिक्षक पाठ्य पुस्तक से व्याकरण के विषय चुनता है, फिर उससे संबंधित नियम समझाता है, उसके बाद पुस्तक में दिए गए उदाहरण को प्रस्तुत करेगा, फिर बच्चों से अभ्यास प्रश्न हल करवाएगा, फिर उनके त्रुटियों का सुधार करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पाठ्य पुस्तक विधि में आता है। नेक्स्ट है सूत्र विधि। इसमें क्या होता है, इसमें व्याकरण के नियम सूत्र को याद कराया जाता है, यह रटने पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें टीचर्स नियमों को लर्न कराते हैं, इनके सूत्र को लर्न कराते हैं, तो ये सूत्र विधि हो गया। नेक्स्ट है भाषा संसर्ग विधि। इसमें बच्चे को भाषा प्राकृतिक वातावरण से रिलेट करके व्याकरण को सिखाया जाता है। इसमें अभ्यास और भाषा के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है, मतलब कि बच्चे को ज़्यादातर अभ्यास कराया जाता है, उनका प्रयोग करना सिखाया जाता है। इसमें बच्चे के साथ बातचीत, कहानी, किताब आदि के माध्यम से नियमों का ज्ञान देते हैं। इसमें भाषा का स्वाभाविक विकास होता है, रुचिकर अधिगम कहा जाता है इसको। इसमें बच्चे का बातचीत के द्वारा, कहानी सुना के, ऐसी स्टोरियाँ बता के, तो बच्चों का बातचीत, कहानी, इसके माध्यम से नियमों का ज्ञान देते हैं या व्याकरण का ज्ञान देते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में बच्चों के साथ मातृभाषा का उपयोग नहीं करते, इसमें लक्ष्य भाषा का उपयोग करते हैं। लक्ष्य भाषा का उपयोग करते हैं। इसमें बच्चे को वही भाषा सिखाया जाता है जो कक्षा में उसको ज्ञान, जिस टॉपिक पे उस पर कक्षा में ज्ञान दिया जाता है उसी भाषा को सिखाया जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि मातृभाषा के अकॉर्डिंग उसको अनुवाद किया जाए, ये सब नहीं, उसमें लक्ष्य भाषा का उपयोग करते हैं। और इसमें सुनने और बोलने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सुनने और बोलने। पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसमें वास्तविक वस्तुओं और चित्रों का उपयोग करते हैं, TLM का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है खेल विधि। इसमें बच्चे को खेल के माध्यम से या गतिविधियों के माध्यम से व्याकरण को सिखाया जाता है, जैसे शब्द वाले खेल, भाषा की पहेलियाँ सिखाना, कार्ड गतिविधियाँ, ये सब यूज़ करके व्याकरण को सिखाया जाता है। इसमें शिक्षण रोचक और आनंददायक होता है, विद्यार्थी सक्रिय रूप से भागीदारी होते हैं। आप खेल खेल में सिखाओगे तो बच्चे भी इसमें भागीदारी होंगे। नेक्स्ट है क्रियात्मक विधि। इसमें विद्यार्थी को स्वयं कार्य करके गतिविधि में भागीदारी होके अभ्यास के माध्यम से व्याकरण सिखाया जाता है। इसको करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, ये करके सीखने पे आधारित है। इसमें गतिविधि और अभ्यास पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है। ठीक है, तो ये करके सीखने पे आधारित है। इसमें बच्चे स्वयं कार्य करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।